डियर ऑल, अब तक हमने सेक्सुअल हैरासमेंट से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप किया है। आज ये एक समरी वीडियो है जहां हम पहले कुछ बातों को डिस्कस किए हैं, सभी को रिलेट करेंगे। एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसको लेकर एक डीप इंसाइट हमारे अंदर होनी चाहिए। कौन कौन से मेजर केस लॉज रहे, कौन से वो लैंडमार्क जजमेंट रहे जो अब तक सेक्सुअल हैरासमेंट के केस की स्टडी में हमको पढ़ना पड़ता है। अगर आप एलएलबी के स्टूडेंट हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो फिर मुझे लगता है कि आपको बहुत सारा आइडिया मिलेगा कि आपको लॉ के आंसर को कैसे लिखना चाहिए। 2013 में जो पॉस एक्ट हमारे सामने आया, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट, ये जो सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 कार्यस्थल पर जो लैंगिक उत्पीड़न है या महिलाओं के साथ जो हैरासमेंट की घटनाएं होती हैं उसमें एक टर्निंग पॉइंट रहा। लेकिन ये आसान जर्नी बिल्कुल नहीं था। पॉस एक्ट से पहले भी कुछ गाइडलाइन रहे जो फेमस विशाखा गाइडलाइन हम पढ़ते हैं, और जब विशाखा गाइडलाइन भी नहीं था तो उससे पहले आईपीसी के 2 सेक्शन जो हैं वो हैरासमेंट रिलेटेड एस्पेक्ट को कवर अप करते थे। सेक्शन 354 ABCD और सेक्शन 509। आज जो आप ये सारे स्लाइड को देखेंगे, आप इसको ब्रॉडली खुद से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल पिक्चर, एक माइंड मैप हो जाए इसके लिए मैं जो हूँ इसको आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। सेक्सुअल हैरासमेंट का एक डेफिनेशन जो है वो 2013 के पॉस एक्ट में गिवन है, लेकिन ये 2013 में स्पेशली नहीं दिया गया था। बेसिकली विशाखा गाइडलाइन वो लैंडमार्क जजमेंट रहा, लैंडमार्क अचीवमेंट रहा जब सुप्रीम कोर्ट को ये लगा कि सेक्सुअल हैरासमेंट का डेफिनेशन बहुत क्लियर होना चाहिए। तब तक हमारे माइंड में क्लियर पिक्चर हैरासमेंट के डेफिनेशन को लेकर नहीं था, जिसका फ़ायदा जो आरोपी है वो उठा रहा था। सेक्शन आईपीसी के जो सेक्शन 354 और 509 जो डील करते हैं हैरासमेंट को, वो भी 2 बातें कर रहे थे कि 509 में वैसे मामले आ जाएंगे जहां जो आरोपी है वो वर्ड जेस्चर के थ्रू, पोस्चर के थ्रू हैरासमेंट करेगा या करता है, तब उस पर वो सेक्शन एप्लीकेबल होंगे। लेकिन 354 जो है वो बहुत ज़्यादा सेंटर्ड रहा फिजिकल कांटेक्ट को लेकर। शारीरिक स्तर पर अगर कोई छेड़छाड़ हो रही है, इसके अलावा वॉयरिज्म भी उसमें मेंशन रहा। स्टॉकिंग के भी प्रोविज़न जो है वो आईपीसी में मेंशन रहे। जब अपराध जो है उसकी दर जो है वो बढ़ने लगी तो आईपीसी के सेक्शन जो हैं वो पूरी तरीके से उस मामले को हैंडल करने के लिए सफिशिएंट नहीं रहे। फिर धीरे धीरे केस लॉ जो हैं कुछ पॉपुलर आपने पढ़ा भी है। 1997 में विशाखा गाइडलाइन तक हम बहुत संघर्ष के साथ जो है वो पहुंचते हैं। अब विशाखा गाइडलाइन जो है, भौरी देवी का जो केस है, केस लॉ, एक सेपरेट वीडियो में मैं बता चुकी हूँ, तो काइंडली आप उस वीडियो को सुनेंगे। आज बेसिकली मैं थोड़ा बहुत कुछ बताने वाली हूँ। तो एक जो प्री विशाखा रहा, मतलब विशाखा गाइडलाइन से पहले क्या सिस्टम था हैरासमेंट को रोकने के लिए, तो आईपीसी के 2 सेक्शन 354 और 509 के तहत दोषियों को सज़ा मिलती थी।
जब विशाखा गाइडलाइन आ गया तो वो तो विशाखा गाइडलाइन है। उसके बाद आफ्टर विशाखा क्या रहा, पोस्ट विशाखा जिसे हम कहते हैं, वो रहा पॉस एक्ट। अब आप स्लाइड को देखेंगे तो कोई भी अनवेलकम बिहेवियर जो वुमेन चाह नहीं रही हो, अगर ऐसा कुछ अनवेलकम बिहेवियर किसी पुरुष के द्वारा किया जा रहा है या कोई अनवेलकम एक्ट जो है वो किसी पुरुष के द्वारा किया जा रहा है, वो डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, पॉस एक्ट में एकदम साफ साफ 2 सबसेक्शन N में मेंशन्ड है कि वो हैरासमेंट को क्लियर कर डिफाइन कर रहे हो, जिसमें बता रहे हैं कि सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट या एडवांसेस के कारण ही ऐसा नहीं है कि अगर ये कोई डिमांड कर रहा है कोई पुरुष तभी वो हैरासमेंट हो। हैरासमेंट किसी प्रकार का वर्बल नॉन वर्बल दोनों ही कंडक्ट हो सकता है। तो आपके पास एक इतना ब्रॉड एक वाइडर एरिया है जिसमें सेक्सुअल हैरासमेंट डिफाइन किया है कि किसी प्रकार का कोई दोषी नहीं बच पाएगा। कुछ को लगता है कि भाई अगर वर्बली कुछ बोल भी दिए हैं तो क्या होगा, उससे होने वाला है। हैरासमेंट एक्ट तो प्रॉपर ये कह रहा है। तो अगर किसी महिला से कार्यस्थल पर उसके साथ काम करने वाला कलीग जो है या उसका बॉस जो है वो सेक्सुअल फेवर डिमांड करता है या कोई फिजिकल कांटेक्ट उसके साथ बनाना चाह रहा है, तो ये हैरासमेंट के डेफिनेशन में इंक्लूडेड है, जो कि पॉस एक्ट में है। लेकिन पॉस एक्ट में ये जो डेफिनेशन मिला है वो आया है विशाखा गाइडलाइन में। सुप्रीम कोर्ट ने विशाखा गाइडलाइन जो लैंडमार्क जजमेंट रहा उसमें ही पहली बार सेक्सुअल हैरासमेंट को डिफाइन किया था। अगर कोई सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क मतलब सेक्सुअल ओरिएंटेशन पे कोई गंदे कमेंट, भद्दे कमेंट, अश्लील कमेंट कर रहा है आपके साथ काम करने वाला वर्कर, तो फिर वो भी हैरासमेंट का ही टाइप है। इसके अलावा वर्क प्लेस पे अगर कोई स्टाफ महिला को पोर्नोग्राफी दिखा रहा है, इमेज हो, वीडियो हो या कोई ऐसा कंटेंट मटेरियल दिखा रहा है, वो भी हैरासमेंट में आता है। इतना ही नहीं, आप ज़रूरी नहीं है कि हैरास किसी को बोल कर ही कर रहे हों। आप जो है वर्बली जो है वो तो हैरासमेंट हो सकता है, वो नॉन वर्बल एक्ट से भी हो सकता है। आप हो सकता है उसे इशारे कर रहे हो सकता है कुछ ऐसे इशारे भी हों जो कि अशोभनीय हो, जो किसी महिला की लज्जा को भंग कर रहा हो, उसके कानून की भाषा में आउटरेज ऑफ मॉडेस्टी हो रही है। और ये जो बेसिकली इस तरीके की बातें हैं जहां आप सेक्सुअल कमेंट करते हैं किसी महिला की, अगर आपके साथ काम कर रही कोई महिला स्टाफ है तो उसे आप नहीं कह सकते हैं तुम बहुत अच्छी लग रही हो, तुम्हारा बॉडी फिगर ऐसा है, तो आप किसी उसके ड्रेसिंग सेंस को लेकर, उसके बॉडी पार्ट को लेकर या इनअप्रोप्रिएट उसको टच कर रहे हो, पैट कर रहे हो, पिंच कर रहे हो पर्पसफुली, ये सब हैरासमेंट के अंदर आता है। या उससे आपको सेक्सुअल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उसके पास्ट रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हो, या अनवांटेड अगर टच करना हो गया, या कोई भी सेक्सुअल असॉल्ट हुआ किसी भी प्रकार का हुआ, या किसी प्रकार का सेक्सुअल फेवर मांगा गया, कोई अनइनवाइटेड मैसेज हो, महिला नहीं चाह रही हो लेकिन देर रात आप उसे मैसेज करते हो, या कोई जानबूझ करके कोई ऐसा पोस्चर या जेस्चर आप कर रहे हो, या इसके अलावा जो है किसी महिला को कॉर्नर करने की कोशिश की जा रही है, ये सारा का सारा हैरासमेंट के अंदर आता है। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि धीरे धीरे करके अब तो हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, विक्टिम को हो सकता है कि लेट नाइट जो है वो मैसेज आ रहा हो, कुछ इमेज भेज रहा हो उसके साथ काम करने वाला मेल जो कलीग है, या फिर कोई ऐसे कमेंट मार रहा हो, बार बार मीटिंग में कोई इशारे कर रहा हो या डेट पे चलने को कह रहा हो, बार बार उसके बॉडी पार्ट्स को लेकर के डिस्कशन कर रहा हो, या उसे कह रहा हो कि मुझे फेवर करोगी, कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा तुम्हें तभी तुम्हें प्रमोशन होगा। तो इस तरीके की कोई भी माहौल को बनाया जा रहा है, हॉस्टाइल वर्क इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, तो फिर ये हैरेसमेंट में आता है। तो एक लाइन में मैं बस लिख दी हूँ, लेकिन सेक्शन 2 सबसेक्शन N पॉस एक्ट में डिफाइंड है सेक्सुअल हैरासमेंट का डेफिनेशन, जो मैं बता दी आपको।
तो कोई भी ऐसा अनवेलकम सेक्सुअल बिहेवियर जो कि ऑफेंसिव नेचर का हो, जो महिला को ह्यूमिलिएट कर रहा हो, इंटिमिडेटिंग कर रहा हो, वो सब हैरासमेंट के अंदर आता है। देखिए, सेक्सुअल हैरासमेंट अगर किसी महिला के साथ हो रहा है वर्क प्लेस पर, तो ये उसके फंडामेंटल राइट का जो है वो वायोलेशन है, इन्फ्रिजमेंट हो रहा है, जिसमें आर्टिकल 14 जो है, जो राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है महिलाओं के साथ, अगर इस तरीके की घटना हो रही है, मतलब ये उसके इक्वालिटी वाले जो राइट है उसका भी वायोलेशन है। इसके अलावा किसी प्रकार का वर्क प्लेस में डिस्क्रिमिनेशन होता है तो 15 आर्टिकल जो है उसका भी वायोलेशन है। इसके अलावा आर्टिकल नंबर जो 21 है, जो किसी महिला को राइट टू लाइफ और डिग्निटी के साथ रहने का हक से जीने का अधिकार देता है, ये उसका भी हनन है। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 अंडर सेक्शन जी जो है, जो राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, ट्रेड, बिजनेस करने का जो हक है, व्यवसाय करने का हक, ये उसका भी इन्फ्रिजमेंट है। उस पर भी अगर कोई ऐसे रोक लगाता है, हैरेस करके महिला को रोकना चाहता है, तो ये सारे फंडामेंटल राइट, खास करके आर्टिकल 14, 15, 21 एंड 19 1G, ये सभी वायोलेट होते हैं। अगर कोई जानबूझ करके मेल वर्कर ऐसा कर रहा है तो इसका ये मतलब है कि वो नहीं चाहता है कि महिला जो है बिजनेस में आगे आए, काम करे, बिजनेस करे, वर्क प्लेस में पहुँचे। तो महिलाओं का जो ये अधिकार है, अगर उसको छीनने की कोशिश की जा रही है, सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है तो एक कोटेशन जो है, जब मैं सेक्सुअल हैरेसमेंट को फर्स्ट टाइम पढ़ी थी तो मुझे लगा कि आप इससे रिलेट करेंगे। फॉरगेटिंग इज़ डिफ़िकल्ट बट रिमेंबरिंग इज वर्स। अब ऐसी घटनाएं, अगर किसी महिला को हैरेस किया गया है, उसके साथ काम करने वाला साथी उसे लंबे टाइम से हैरास कर रहा है, तो फिर महिला जो है कुछ कर नहीं पाती है और वो इतनी ज़्यादा डर सहम जाती है कि वो अपने साथ हो रही जो घटनाएं हैं उसको लेकर के खुलकर वॉइस रेज नहीं कर पाती है, किसी को बता नहीं पाती है। एक फेमस केस लॉ 1988 में रूपन देओल बजाज का जो है वो भी एक लैंडमार्क जजमेंट रहा, जिससे महिलाओं के अंदर ये कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ कि आप चाहें तो अगर कोई ऊंचे पद पर आश्रित कोई ऐसा इंसान है जो कि बहुत अच्छे पोस्ट को होल्ड कर रहा है, वो भी हैरास कर सकता है और आप बिना डरे सहमे, पावर के डर के बिना भी आप उसकी अगेंस्ट भी आवाज़ उठा सकते हैं। वैसा ही कुछ किया रूपन देओल बजाज ने, 1988 का मामला है। अब इसमें होता क्या है कि रूपन देओल बजाज जो है वो IAS अधिकारी रहती हैं और उसी समय पंजाब कैडर की वो IAS अधिकारी रहती है और वहीं के DGP जो है KPS गिल रहते हैं। एक डिनर पार्टी में उन्होंने रूपन देओल बजाज को मोलेस्ट किया, क्योंकि रूपन देओल बजाज जो है IAS अधिकारी रहती हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है कि वो ऐसे मामले को हाईलाइट ना करे। फिर भी रूपन देओल बजाज जो है वो जा कर के FIR कंप्लेन लॉन्च करती हैं और ट्रायल कोर्ट जो है वो IPC के 354 ABCD एंड 509 सेक्शन जो है वो रूपन KPS गिल पर लगाता है। रूपन देओल बजाज जो हैं वो फिर आगे फाइट करती हैं। उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट इस बात को मान जाता है और साफ साफ डिक्लेयर करता है, जो जजमेंट है उसमें ये कहता है कि ये केस जो है ये मिसाल बनने वाला है, क्योंकि किसी पद प्रतिष्ठा वाले, पावर वाले पोस्ट पर DGP के अगेंस्ट एक महिला IAS अधिकारी ने इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। बाद में KPS गिल को 3 साल की सज़ा मिलती है, कठोर कारावास मिलती है। कठोर कारावास मतलब कि अगर उनको कारावास होती है, जेल होता है, तो उसमें उनको फिज़िकल काम भी करवाया जाएगा, वहाँ पर मेहनत करना पड़ेगा उनको। लेकिन बाद में जो कोर्ट है उनकी सज़ा को 1 साल प्रोबेशन पीरियड में डाल देती है। यहाँ सज़ा को प्रोबेशन में डालने का मतलब ये होता है कि कोर्ट उनके आचरण को, उनके एक्ट को, कंडक्ट को देखती है कि अब वो कैसे रह रहे हैं, उनका एक्ट लोगों के प्रति क्या है, महिलाओं के साथ क्या फिर वैसी कोई घटना घट रही है कि नहीं, तो उनके आचरण को देखने के लिए ये डिसीजन लिया जाता है। इसके अलावा 2 लाख रुपया जो है उन्हें फ़ाइन देने को कहता है कोर्ट।
केपीएस गिल फाइन देते हैं, लेकिन रूपम देओल बजाज जो कि आईएएस अधिकारी रहती है वो मना कर देती है और वो महिलाओं के कल्याण के लिए, वेलफेयर के लिए वो उस पैसे को कहती है कि इस्तेमाल करने दिया जाए। ये केस जो है बहुत बड़ा केस रहा था, जो बता रहा था कि कितना भी दबाव आया एक महिला आईएएस अधिकारी पर, क्योंकि उनको एक डीजीपी के, डायरेक्टर ऑफ जनरल पुलिस के अगेंस्ट उन्होंने इतना बड़ा आरोप लगाया था, जिसमें वो आरोपी बने और दोषी भी पाए गए। उन्होंने जितना साहस दिखाया, तो ये केस इसलिए मिसाल हो गया कि ये अन्य महिलाओं को हिम्मत देने वाला केस हो गया कि आपके साथ अगर आपका बॉस भी ऐसा कर रहा है तो आप खुल करके इस पर बोल सकती हैं। लेकिन ऐसे मामलों को, पहली बात, अगर किसी महिला के साथ ऐसी घटना होती है तो उसके परिवार वाले ही पहले रोकते हैं कि आप ऐसे मामलों को हाईलाइट ना करें, सोसाइटी क्या सोचेगा। तो ये जब मामला हो गया, अपराध उनको, गिल को, केपीएस गिल को दोषी भी ठहराया गया, लेकिन सज़ा जो है वो प्रोबेशन में तब्दील हो जाती है। फिर एक फेमस केस जो है वो भी आपको जानने की ज़रूरत है, मी टू मूवमेंट, जो कि 2017-18 से इंडिया में नज़र आने लगा, जहां सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था, एमजे अकबर का केस रहा, प्रिया रमानी का केस रहा। प्रिया रमानी एक सीनियर जर्नलिस्ट रहती हैं, जिनके साथ केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर जो है मॉलेस्टेशन करते हैं, हैरास करते हैं उनको। वो एक बार इंटरव्यू लेने के लिए गई थी, तो उन्होंने उनके खिलाफ एफआईआर किया, जहां एमजे अकबर ने प्रिया रमानी पर डिफेमेशन का केस जो है वो लगा दिया कि वो उन पॉलिटिकल साजिश किया जा रहा है उनके अगेंस्ट, और उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मेरा मान हानि हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और उन्होंने कहा कि प्रिया रमानी जो है वो दोषी नहीं है, प्रिया रमानी को एक्विट किया गया। लेकिन एमजे अकबर के लिए कहा गया कि किसी भी पुरुष का प्रतिष्ठा जो है वो महिला सुरक्षा से ऊपर नहीं है। इस कारण एमजे अकबर के पूरे केस लॉ से एक फाइनल वर्डिक्ट जो सामने आ रहा है कि वो यही कहा गया कि कोई भी महिला ओपन प्लेटफॉर्म पर भी, सोशल मीडिया पर, इंटरव्यू के जरिए या किसी भी तरीके से, अगर उसके साथ कोई घटना सालों पहले भी हुई है तो भी वो पब्लिक डोमेन में अपनी बातों को रख सकती है। तो मी टू जो है एक तरीके से सोशल मीडिया कैंपेन रहा, जिसमें महिलाएं जो है खुलकर उनके साथ हुए अत्याचार को बताने लगी। ऐसा जब मी टू मूवमेंट चल रहा था तो ऐसे कई सेलिब्रिटीज जिन पर आपको शक भी नहीं हो सकता है, आलोक नाथ, डायरेक्टर प्रोड्यूसर साजिद खान जो रहे, उनका नाम इसमें आया। तो बहुत सारे सेलिब्रिटी भी इसमें दोषी पाए जाने लगे, और दोषी पाए जाने लगे मतलब कि उनका नाम जो है ऐसे मामले में उछलने लगा। साजिद खान, उसके बाद आप देखिएगा जब उनके ऊपर इस तरीके से हरासमेंट का आरोप मॉडल्स ने लगाया तो उनका जो कैरियर है लगभग ख़त्म सा हो गया। तो मी टू मूवमेंट भी एक आंधी की तरह आया जो हरासमेंट को लेकर के आवाज़ को बुलंद कर रहा था। कैसे आखिर सेक्सुअल हरासमेंट में लॉ जो है इवॉल्व हुआ है, तो आईपीसी के बाद जो है विशाखा गाइडलाइन लैंडमार्क जजमेंट रहा। आपको याद होगा विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, भौरी देवी जो कि वुमेन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में काम कर रही थी सरकारी योजना में, जो कि दलित थी, राजस्थान के भटेरी गांव में रहती थी। वहाँ पर वो चाइल्ड मैरिज को रोक रही थी, क्योंकि इंडिया के कुछ हिस्से में, कुछ गाँवों में चाइल्ड मैरिज जो है प्रिवलेंट नज़र आ रहा था, प्रिवेल कर रहा था। भौरी देवी जब एक गुज्जर परिवार में चाइल्ड मैरिज, एक साल की बच्ची का शादी हो रहा था, तो वो वहाँ पहुँच जाती है, और वहाँ पहुँच जाती है तो वो शादी को रुकवाने की कोशिश करती है। टेम्पररी शादी रुकता भी है, लेकिन बदले में भौरी देवी को हैरेस किया जाता है। और एक दिन जब वो खेत में अपने हस्बैंड के साथ काम कर रही थी, क्योंकि वो दलित थी, कुम्हार थी, वो गांव में कुछ मिट्टी के कुछ बर्तन वगैरह बनाती थी और वो सारे काम भी उनके होते थे। उस वक्त वो जिस गुज्जर फैमिली के घर के में उन्होंने जिस बच्ची का शादी रुकवाया था, उसके फैमिली के जो हेड हैं और उनका भतीजा और 5 लोग मिलकर गैंग रेप करते हैं भौरी देवी का, जो उनके हस्बैंड के सामने होता है। लेकिन आज तक भौरी देवी को न्याय नहीं मिल पाया। फिर भी इस घटना के बाद जितना स्लो प्रोसीजर नज़र आया था, मैं सेपरेट के आपको ये केस लॉ बता चुकी हूँ। इस घटना के बाद हुआ ऐसा, इस घटना के बाद भौरी देवी को तो न्याय नहीं मिला, लेकिन
अन्य जितनी महिलाएं हैं उनके लिए एक गाइडलाइन जारी हुआ। विशाखा नाम का एक एनजीओ था, उसके अलावा बहुत सारे और भी एनजीओज़ ने, क्योंकि भौरी देवी सामाजिक काम करती थी, वो भी एनजीओ वगैरह से जुड़ी हुई थी। तो फिर विशाखा एनजीओ ने और बाकी सभी एनजीओ ने मिलकर पीआईएल फाइल किया, जनहित याचिका जो है वो दायर की। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फैसला सुनाया और बताया कि कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर को चेतावनी मिली, डायरेक्शन दिया और गाइडलाइन प्रोवाइड किया कि अगर कोई महिला के साथ इस तरीके से हैरेसमेंट होता है, अगर वो हैरेस हो रही है, तो अगर महिला अपनी बातों को नहीं बोल पा रही है, ऐसे मामले को उजागर नहीं कर पा रही है, तो ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी है साफ साफ कि वो महिला के बिहाफ में जाकर कंप्लेन कराए। सारे एम्प्लॉयर को कुछ और भी निर्देश दिए गए कि वो अपने ऑफिस में इंटरनल कंप्लेन कमेटी बनाए, जहां ये सारे मैटर को रिजॉल्व किया जाए। इसके अलावा एम्प्लॉयर को बताया गया कि आपको जो भी करवाना है, चाहे उसमें आप ट्रेनिंग करवाइए, आप सेमिनार करवाइए, डिस्कशन कराइए, डिबेट कराइए, कुछ भी कराइए, लेकिन वर्किंग कंडीशन को सूटेबल कीजिए ताकि महिलाएं जो हैं खुलकर काम को कर पाए। इतना ही नहीं, सेफ वर्किंग कंडीशन जो है उसको डेवलप करने की बात की गई, ताकि वर्क प्लेस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो मेल स्टाफ को साफ साफ बताए कि उनका दायरा क्या है। इसके अलावा सरकार को भी दिशा निर्देश दिया गया कि सेक्सुअल हैरेसमेंट की डेफिनेशन को क्लियर करो, जिसका फ़ायदा लोग उठा रहे हैं और कहीं ना कहीं आईपीसी के 2 जो सेक्शन उसको कवर अप कर रहे हैं, उससे वो जस्टिफिएबल नहीं हो पा रहा है। विक्टिम जो है उसको फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, विक्टिम जो है न्याय को लेकर के तरस रहा है, तो सरकार को भी बोला गया। इसके अलावा एम्प्लॉयर को भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया। तो ये जो इवोल्यूशन का केस है, आपको मालूम है कि आईपीसी के बाद विशाखा गाइडलाइन। अब जब आप सुप्रीम कोर्ट के विशाखा गाइडलाइन को जो निर्देश आया है उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इस तरीके का गाइडलाइन तो आ गया, लेकिन ज़मीनी स्तर पर हर ऑर्गेनाइजेशन उसको फॉलो नहीं करने लगी। और जाहिर सी बात है कि अगर विशाखा गाइडलाइन उतना ही सही होता, अगर उसके ज़रिए एम्प्लॉयर अपनी ड्यूटी का रियलाइजेशन कर लेता, तो फिर पॉस एक्ट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कहीं ना कहीं विशाखा गाइडलाइन जो है वो सभी जगह पर एप्लीकेबल नहीं हुआ, जिसके कारण 2013 में लास्ट में अंत में हमारे पास पॉस एक्ट आया, जो आज भी एम्प्लॉय वर्कर किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो उनको एक बोर्ड नज़र आ जाएगा जहाँ पॉस एक्ट, उसके रूल रेगुलेशन सारे कुछ मेंशन रहते हैं। एम्प्लॉयर को बताया जाता है कि वर्क प्लेस में उनको किस तरीके से रहना है। ये पूरे के पूरा जो आप लॉ पढ़ रहे हैं कि कौन से गाइडलाइन आए, कौन किसके बाद आए, तो सबसे पहले रहा प्री विशाखा सिनेरियो, मतलब आईपीसी का सेक्शन 354 और 509, जिसके जरिए महिलाओं का राइट प्रोटेक्ट होता था। अगर किसी के साथ हैरेसमेंट की घटना होती थी तो दोषियों को इन सेक्शंस के जरिए कार्रवाई की जाती थी। उसके बाद द विशाखा जजमेंट, जो 1997 में विशाखा गाइडलाइन, जो फेमस केस लॉ है आप पढ़ते हैं, वही रहा भौरी देवी का, जिसको विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1997 जो केस लॉ है। उसके बाद पोस्ट विशाखा सिनेरियो है। विशाखा के बाद भी कुछ अदर जजमेंट आए जो भी टर्निंग पॉइंट रहे हैं, वो हम बात करेंगे। देखिए प्री विशाखा सिनेरियो आप देख सकते हैं, स्लाइड नज़र आ रहा है कि विशाखा गाइडलाइन से पहले अगर किसी वुमेन के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट होता था वर्क प्लेस पे, तो वो अपने कंप्लेन को अंडर सेक्शन 354 और 509 ऑफ आईपीसी जो है उसी के जरिए वो कंप्लेन को रजिस्टर कराती थी। जहां सेक्शन 354 बताता है कि अगर किसी महिला के साथ कोई असॉल्ट होता है, क्रिमिनल फोर्स होता है, जहां उसकी लज्जा को भंग किया जाता है, जहां उसकी सेक्सुअल डिग्निटी पर हमला होता है, तो ये सही नहीं है। डिसेंट अगर महिलाओं के साथ बिहेवियर नहीं होता है तो साफ साफ आईपीसी में ये मेंशन्ड है कि 4 उसमें टाइप है 354 A, B, C, D। एक स्टॉकिंग को डील करता है, दूसरा वॉयरिज्म को है, तीसरा है वर्ड जेस्चर के थ्रू अगर कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं, वीडियोग्राफी वगैरह कुछ ऐसे कर रहे हैं आप, तो वो पूरा लंबा चौड़ा है। उसको लेकर के भी मैंने आईपीसी को 354, 509 के लिए सेपरेट वीडियो बना दिया है। चलिए
509 आईपीसी का कवर अप करता है, अगर किसी महिला के साथ वर्ड बोलकर अपने एक्ट के थ्रू, जेस्चर के थ्रू, किसी प्रकार से इशारे में नॉन वर्बल भी अगर किसी महिला को हैरास किया जा रहा है तो वो 509 में आता है। लेकिन कहीं ना कहीं आईपीसी जो है वो बहुत ज़्यादा वेग रहता है, उसमें अनक्लियर रूल रहते हैं, कुछ समझ नहीं आता है, प्रॉपर डेफिनेशन हैरासमेंट का नहीं है, तो अपराधी बहुत सारे बच भी जाते हैं। उसके बाद विशाखा जजमेंट की डिमांड इसीलिए आई, विशाखा इसीलिए हो पाया। विशाखा का जो फेमस केस लॉ लैंडमार्क जजमेंट हम पढ़ते हैं, भौरी देवी की जो घटना रही वो भी सेक्सुअल हैरासमेंट के इवोल्यूशन में उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। जो भौरी देवी एक दलित वुमेन थी, मैं आपको स्टोरी बता चुकी हूँ। अब भौरी देवी का जो पूरा का पूरा केस लॉ रहा, जिसमें जब भौरी देवी के साथ ये घटना घटती है, भौरी देवी पुलिस स्टेशन जाती है, तो वहाँ पुलिस अधिकारी भी उनके साथ अच्छा बिहेव नहीं करते हैं। उनका प्रॉपर, क्योंकि आपको मालूम है कि उनका जो है गैंग रेप हुआ था, तो मेडिकल एग्जामिनेशन भी 52 घंटे के बाद होता है, तो जिस कारण कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं बन पाता है, जिस कारण आज तक भौरी देवी को न्याय नहीं मिला। और सोचिए, भौरी देवी एक ऐसी महिला रही जो अन्य महिलाओं के लिए आवाज़ उठा रही थी कि उनका चाइल्ड मैरिज ना हो, लेकिन बेचारी भौरी देवी, उनको खुद को न्याय नहीं मिल पाया। PIL फाइल किया जाता है और उसके बाद PIL जैसे फाइल होता है, विशाखा गाइडलाइन हमारे सामने आता है। विशाखा गाइडलाइन टर्निंग पॉइंट रहता है। विशाखा गाइडलाइन जो है उसमें बहुत सारी बातें जो हैं सब कुछ मेंशन रहती है, जो एम्प्लॉयर के लिए भी होती हैं, गवर्नमेंट के लिए भी होती है। बाकी आप इस स्लाइड को आराम से पढ़ सकते हैं घर में बैठकर। अब विशाखा गाइडलाइन के बाद 2013 में पॉस आता है, लेकिन पॉस एक्ट से पहले जो है, पॉस से पहले और आफ्टर विशाखा कुछ ऐसे गाइडलाइन आते हैं, कुछ ऐसे जजमेंट आते हैं। बेसिकली वो गाइडलाइन नहीं है, वो जजमेंट हैं, जिसको हम पोस्ट विशाखा बताते हैं। उसमें 2 केस लॉ है जिसकी स्टडी हम करते हैं। एक है अपैरेल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल वर्सेस AK चोपड़ा। अब ये जो अपैरेल एक्सपोर्ट प्रमोशन का जो केस लॉ है, मैं इसका सेपरेट वीडियो बना दूंगी, लेकिन इस केस लॉ में बेसिकली बात आता है कि ये एहसास होता है जब ये केस लॉ हमारे सामने रहता है, सुप्रीम कोर्ट के सामने जाता है, कि बिना क्या फिजिकल कांटेक्ट के हैरेसमेंट जो है वो हो सकता है। इसके अलावा क्योंकि इस केस में अपैरेल प्रमोशन में ठोस सबूत नहीं मिल पाता है, इसके कारण सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि बिल्कुल बिना फिजिकल कांटेक्ट के भी हमें सेक्सुअल हैरासमेंट के डेफिनेशन को क्लियर करने की ज़रूरत है। ऐसा भी हो सकता है कि वर्बली नॉन वर्बली दोनों ही तरीके से हैरासमेंट हो सकता है। वैसे मैं इस पर एक प्रॉपर आपको सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। फिर इसके बाद एक है मेधा कोटवाल लेले वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहाँ पर एक आलोचना NGO होता है, वो याचिका दायर करता है और याचिका दायर करके कहता है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचते हैं और उनकी याचिका को सुप्रीम कोर्ट जो है रिट पिटीशन में बदल देता है। ये मेधा कोटवाल का जो केस लॉ है वो बताता है कि विशाखा गाइडलाइन जो आपने दिया है सुप्रीम कोर्ट, वो प्रॉपरली जो है हर ऑर्गेनाइजेशन में लागू ही नहीं हो रहा है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। महिलाओं के साथ अपराध हो रहा है, सारे एम्प्लॉयर अपनी ड्यूटी को नहीं निभा रहे हैं। तो विशाखा के बाद ये जो 2 केस लॉ है, एक केस लॉ आपका मेधा कोटवाल और एक अपैरेल एक्सपोर्ट प्रमोशन, ये दोनों ही बता रहा है कि विशाखा गाइडलाइन कहीं ना कहीं फेल हो चुका है। इसी के कारण सुप्रीम कोर्ट जो है उसको
जो लेटर एनजीओ ने दिया था उसको रिट पिटीशन में बदलता है, जनहित याचिका उसको माना जाता है, और वो हाईलाइट करता है कि विशाखा गाइडलाइन जो है इम्प्लीमेंटेड नहीं हो पा रहा है। इसके कारण अब हमें एक प्रॉपर एक्ट की ज़रूरत है जो महिलाओं की सुरक्षा पर बेसिकली बनाई जाए, ताकि कार्यस्थल पर उनका लैंगिक उत्पीड़न ना हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने भाई जो लेटर आलोचना एनजीओ लेकर गया था मेधा कोटवाल लेले का जो केस है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपके लेटर को हम कंसीडर करते हैं, और फिर उसके बाद कुछ स्टेप लिए गए और फिर से गाइडलाइन जो है जारी किया गया, बताया गया, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। तो पोस्ट विशाखा मतलब विशाखा गाइडलाइन के बाद ये 2 केस लॉ है, इसको हम सेपरेटली पढ़ेंगे। विशाखा गाइडलाइन कहीं ना कहीं कुछ बातों को हाईलाइट तो ज़रूर कर रहा था। उसने ये एहसास कराया कि एम्प्लॉयर की भी कुछ ड्यूटी है। अगर महिला के साथ कोई घटना घट रहा है और महिला उस घटना को बोल नहीं पा रही है, तो फिर ये एम्प्लॉयर की ड्यूटी है। फिर भी विशाखा गाइडलाइन से, क्योंकि मेधा कोटवाल लेले का जो केस लॉ है वो बताता है कि अब विशाखा गाइडलाइन बिल्कुल फेल हो चुका था, हर ऑर्गेनाइजेशन में विशाखा गाइडलाइन एप्लीकेबल हो नहीं पा रहा था, तो हम लोगों को एक सेपरेट लेजिस्लेशन चाहिए। फिर 2013 में हमारे पास जो है एक सेपरेट लेजिस्लेशन आ जाता है, और अब आप देख सकते हैं लास्ट वाला लेजिस्लेटिव टाइमलाइन ऑफ पॉस एक्ट। अब तक हमने जितने केस लॉ को पढ़े हैं, थोड़ा थोड़ा तो हमको उसको याद रखना होगा, खास करके अगर हम लॉ के आंसर को लिख रहे हैं तो फिर उसका लैंग्वेज भी वैसा बिल्कुल होना चाहिए। तो 2007 से लेकर 2010 में क्या हुआ, बिल जो है लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया गया, फिर उसको अमेंड किया गया, फिर लोकसभा में गया, फिर सितंबर में क्या हुआ, आप देखिए बिल लोकसभा ने पास कर दिया सितंबर 3 को। फिर 26 फरवरी को क्या हुआ, तो बिल राज्यसभा ने पास कर दिया। फिर अप्रैल में क्या हुआ, तो पॉस एक्ट को प्रेसिडेंट का एसेंट मिल गया। फिर दिसंबर 9 में क्या हुआ, ये याद रखने का डेट है, याद रखिएगा इसे। द इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट नोटिफाइड दिसंबर 9 को क्या हुआ, पॉस एक्ट जो है उसका इफ़ेक्टिव डेट जो है वो आ गया। तो इफ़ेक्टिव डेट आ गया मतलब कि एक्ट जो है 9 दिसंबर को केम इनटू फोर्स हो गया, लागू हो गया। पूरे के पूरे एक्ट के बारे में थोड़ी सी और जानकारी, एक्ट नंबर 14 रहा जो 2013 का रहा। तो एक्ट नंबर 14 ईयर 2013, एक्ट का नाम द सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट। अब डिटेल यही है कि इनैक्टमेंट होता है 22 अप्रैल 2013 को, एप्लीकेबल होता है केम इनटू फोर्स 9 दिसंबर 2013 को, एक्ट नंबर 14 ऑफ 2013, और इसी को हम पॉस एक्ट कहते हैं, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, सेक्सुअल हैरासमेंट एक्ट 2013, प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल, उसी को हम पॉस एक्ट कहते हैं। प्रिवेंशन का मतलब कि होने ही नहीं देना है, सेक्सुअल हैरासमेंट को पहले ही रोक लेना है। दूसरा प्रोहिबिशन है कि ऐसे व्यवहार को, ऐसे एक्ट को, ऐसे कंडक्ट को बिल्कुल बैन करना है जो महिलाओं को हैरस कर रहा है वर्क प्लेस पर। और रिड्रेसल का मतलब कि पूरा का पूरा लीगल रेमेडी जो है इसमें प्रोवाइड किया गया है, आप क्या कर सकते हैं। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनेगा, लोकल कंप्लेंट कमेटी बनेगा, कि दोनों कंप्लेंट कमेटी काम कैसे करती है, क्या फ़ाइन है, क्या चार्जेस लगेंगे, सेक्सुअल हैरासमेंट का डेफिनेशन पूरा का पूरा है, वर्क प्लेस किनको माना जा रहा है, इसके अलावा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगा, रिस्पोंडेंट कौन है, एग्रीव्ड वुमेन कौन है, पीड़ित महिला जो है उसके बारे में है, रिस्पोंडेंट के बारे में, आरोपी के बारे में भी सब कुछ लिखा हुआ है। इस पूरे के पूरे जो सेक्शन है, पूरे का ये जो पूरा एक्ट है पॉस एक्ट, उसमें 30 सेक्शन है और 8 चैप्टर है। हमको ये पढ़ना पड़ता है, लेकिन आपको मैं बताती हूँ, आप लेबर लॉ में जितने भी एक्ट को पढ़ेंगे उसमें सबसे आसान है प्रिवेंशन प्रोहिबिशन रिड्रेसल एक्ट 2013। बस थोड़ा सा होश में हमको पढ़ना है और इसको हम इजीली जो है समझ सकते हैं। लेकिन लॉ का एक अपना लैंग्वेज होता है, तो उसको उसी स्टाइल में जवाब देना पड़ता है। एक बात, इस एक्ट की भी एक खामी रही
और लास्ट में मैं आपको एक इंसाइट छोड़ करके जा रही हूँ। इस एक्ट की खामी ये रही कि ये जेंडर न्यूट्रल लेजिस्लेशन नहीं रहा। इसका मतलब ये एक्ट पुरुषों के लिए नहीं है अगर पुरुषों को हैरासमेंट हो रहा है, क्योंकि अब ये आम हो चुका है कि वर्क प्लेस पर सिर्फ महिलाएं नहीं, पुरुषों का भी शोषण होता है। और आप बाहर की कंट्रीज़ में ऐसे मामले को सुनते हैं, लेकिन आज भी ये इंडिया में भी अब ये स्टार्ट हो गया है, जहाँ वर्क प्लेस में पुरुष भी पीड़ित हैं, लेकिन सेक्सुअल हैरासमेंट एक्ट जो है वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है। ये पुरुषों के हक अधिकार को प्रोटेक्ट करने वाला नहीं है, तो पुरुषों के हैरासमेंट में ये एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर एम्प्लॉयर चाहे, एक्ट भले महिलाओं के लिए है, महिलाओं को प्रिवेंट कर रहा है हैरासमेंट से, अगर वो चाहे तो अपने वर्क प्लेस का माहौल ऐसा रख सकता है जो पुरुषों के भी हक अधिकार को कवर करता है। महिला जो है वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी मानी जाती हैं, बच्चे जो हैं वो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी हैं। तो इस बात का कंसर्न रखना होगा, ख्याल रखना होगा कि अगर हम महिलाओं के राइट को प्रोटेक्ट कर रहे हैं तो फिर जो पुरुष वर्ग है उसके लिए भी कुछ उपाय जो है उसकी ज़रूरत थी। तो धीरे धीरे करके एक समय ऐसा आएगा कि सरकार जो है इसको लेकर के भी सोचेगी और पुरुषों के लिए भी कानून बन जाएगा उनके हैरासमेंट को लेकर। लेकिन अब तक बात यही है, सच्चाई यही है कि सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस, सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट जो है ये महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा कानून है, ये पुरुषों को कवर अप नहीं करता है। इस एक्ट को और आगे पढ़ेंगे, लेकिन 8 चैप्टर 30 सेक्शन हमें पढ़ लेना है।